हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एरर्स इन द मेजरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स? एरर्स क्या होती है? जब आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करते हो अपने लैबोरेटरी में, आप जब फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते हो लैबोरेटरी में, तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट वो हमें नहीं मिलता। कई बार हम प्रिकॉशन लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और जो हमारे टीचर ने हमें एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिया रहता है, वो डेमॉन्स्ट्रेशन भी हम सही तरीके से सुन के उसको परफॉर्म करते हैं, स्टिल हमारा जो परफेक्ट रिजल्ट है वो नहीं आता। तो वो क्यों नहीं आता है? तो दिस आर द काइंड ऑफ कॉल्ड एज एरर्स। तो एरर्स क्या होता है? एरर्स आर द काइंड ऑफ सिंपली दे आर काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग्स. Errors are the shortcomings. Even if the lots of precautions are taken, still some kind of shortcomings are obtained in your result, and that is called as an error. So what is the difference between the mistakes and the errors? Mistakes are the faults which can be completely recovered. Mistakes are the faults which can be completely recovered, whereas errors are not a faults. These are the kind of shortcomings. छोटा सा एक अपन ऐसा बोले नुस्खा, छोटा सा एक कुछ एक्सपेरिमेंट करते वक्त, इवन इफ आप वो एक्सपेरिमेंट सही तरीके से परफॉर्म करोगे, स्टिल वो एक छोटा सा एक डिफेक्ट अपने आंसर में रह जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट कमिंग्स. सो एरर्स आर द शॉर्ट कमिंग्स विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मिनिमाइज. तो ये एरर से हमें किस बारे में आइडिया मिलती है? बाय मेंशनिंग द एरर यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द एक्यूरेसी. एरर मेंशन करने से हमें एक्यूरेसी के बारे में आइडिया मिलती है. तो ये एरर्स किस टाइप की होती है? तो सबसे पहले बेसिकली एरर दो टाइप की होती है. बेसिकली एरर्स दो टाइप की होती है. पहली सिस्टमैटिक एरर और दूसरी जो है वो होती है रैंडम एरर. पहली है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी है रैंडम एरर. अब ये सिस्टमैटिक एरर के तीन टाइप्स आते हैं. There are three types of systematic error. Number one, ये आती है नंबर वन. देखो सिस्टमैटिक एरर के सब टाइप्स. तो पहली आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर. दूसरी है एरर ड्यू टू imperfection. Error due to imperfection in the experimental technique. Error due to imperfection in the experimental technique. और तीसरा टाइप है सिस्टमैटिक का, तीसरा टाइप है पर्सनल एरर. तो ये देखो, ये तीनों टाइप्स जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और पर्सनल एरर, ये तीनों भी सिस्टमैटिक एरर के टाइप से. और दूसरी जो आती है वो है रैंडम एरर. उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक एरर के बारे में बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर अराइजेस और ऑकर्स बिकॉज ऑफ सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है. सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है ना कैसा? सबसे पहला जो उसका टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर. वो क्या होता है? देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर आपको कॉलेज में लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जो एपरेटस या जो डिवाइस दिया जाता है, अगर वो एपरेटस ही फॉल्टी है, एपरेटस यानी वो इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट विच इज गिवन टू यू फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, सपोज दिस इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी, तो डेफिनेटली अगर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो क्या आपका रिजल्ट सही आना है? क्या नहीं. तो ये जो एरर आएंगी उस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की वजह से, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. ये इंस्ट्रूमेंटल एरर को कांस्टेंट एरर भी कहते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ कांस्टेंट एरर. इसको कांस्टेंट एरर क्यों बोलते हैं? कि अगर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट में कोई एक आधी स्मॉल एरर है, जैसे कि मैं बोलूं, सुनो, ये तुम्हारा एमीटर है. व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर? एमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द करंट. अब इसमें एक स्केल होती है, यहाँ पर है सपोज 0 की रीडिंग 0 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4, 5 सो ऑन लाइक दैट. ऐसे आप रीडिंग्स ले सकते हो. लेकिन अगर सर्किट में कोई करंट नहीं चल रहा है
तो तुम्हारा जो पॉइंटर है एमीटर का पॉइंटर, दिस इज कॉल्ड एरो पॉइंटर, तो ये पॉइंटर में 0 पे इंडिकेशन बताना चाहिए। अगर तुम्हारे सर्किट में कोई करंट नहीं चल रहा है तो तुम्हारा एमीटर का जो पॉइंटर है उसने एग्जैक्टली 0 पे आके रुकना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट यूजिंग एमीटर, आपने अभी एमीटर सर्किट में यूज करना शुरू भी नहीं किया, तभी भी कई बार ऐसा होता है कि ये जो पॉइंटर है वो 0 के थोड़ा सा आगे होता है, यानी एग्जैक्टली 0 पे कोइंसाइड ना करते हुए 0 पे थोड़ा सा 0 के आगे, यानी जैसे कि 0.1 पे 0.1 मिली एम्पेयर पे वो रुका हुआ है, इवन इफ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इसका मतलब उस डिवाइस में 0.1 मिली एम्पेयर की रीडिंग पहले से काउंटेड है, बरोबर है। अब आपने इसको इस्तेमाल किया सर्किट में और आपका करंट सपोज टू बी अभी चल रहा है 2.2 मिली एम्पेयर, ये सर्किट में करंट चल रहा है, तो आप यहाँ पर 2.2 चल रहा है, लेकिन ये आपको कितना बताएगा, ये आपको 2.3 मिली एम्पेयर बताएगा, बराबर है। ऐसा क्यों रे? क्योंकि जब आप सर्किट में इसको यूज नहीं कर रहे थे तभी ये पॉइंटर 0 पे कोइंसाइड होना चाहिए था, हालांकि वो 0 पे कोइंसाइड ना होते हुए 0.1 मिली एम्पेयर पे कोइंसाइड हुआ। तो जब सर्किट में आपका एक्चुअल करंट चल रहा था 2.2 मिली एम्पियर, तब ये आपको बता रहा है 2.3 मिली एम्पियर। तो क्या ये सही रिजल्ट बता रहा है? नहीं, ये गलत रिजल्ट बता रहा है। एक्चुअली सर्किट में चल रहा था 2.2 मिली एम्पियर और ये आपको बता रहा है 2.3 मिली एम्पियर। तो इसका रीजन क्या है कि एक्चुअली 0.1 अगर इसमें से माइनस कर दूं तो एक्चुअल करंट तो 2.2 चल रहा था, बट आपने कितना मेजर कर लिया? 2.3। फिर ये 0.1 मिली एम्पियर की एरर जो है वो हर रीडिंग में इंट्रोड्यूस होगी। वो 0.1 मिली एम्पियर की जो एरर है वो आपके हर रीडिंग में कॉन्स्टेंटली इंट्रोड्यूस होंगी, इसीलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर को कांस्टेंट एरर भी कहते हैं। अभी ये एरर आपके हर रिजल्ट में आएंगी और आप रॉन्ग रिकॉर्डिंग करोगे, मतलब रीडिंग रॉन्ग रिकॉर्ड होगी। तो ये आपकी गलती थी क्या? नहीं। किसकी गलती थी? इंस्ट्रूमेंट की। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब सवाल आता है कि ये हम इसको रिकवर कैसे करें? तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, वही रीडिंग, सेम रीडिंग एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके परफॉर्म करेंगे। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम चेकआउट करके देखेंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये एमीटर इस्तेमाल ना करते हुए किसी दूसरे मिली एमीटर से वही रीडिंग लेके देखेंगे, 2-3 अलग अलग मिली एमीटर से रीडिंग लेके देखेंगे और हमें एग्जैक्टली रीडिंग कौन सी ये पता चल जाएगा, मतलब हम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर डालेंगे। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर और उसको रिकवर करने का तरीका। अब दूसरी एरर आती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये भी सिस्टमैटिक एरर का दूसरा टाइप है, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अभी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यानी क्या? आपके फिजिक्स के टीचर ने आपको एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना ये बताया था, डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, लेकिन आपने वो डेमोन्स्ट्रेशन सही तरीके से सुना नहीं। और एक आधा सपोज एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको ये है मेजरिंग सिलेंडर, जिसमें आप लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हो। तो यहाँ पर सपोज 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml ऐसे मार्किंग है, ml 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml ऐसे मार्किंग है लिक्विड का वॉल्यूम गिनने के। तो अगर आप सीधा रखते हो तो एग्जैक्टली लिक्विड जो है वो ये मिनिस्कस तक के रुका हुआ है, ये मिनिस्कस, मतलब मैं ऐसा बोलूँगी कि नियरली 18 मिलीलीटर सपोज इतना लिक्विड का वॉल्यूम है। तो अगर आप सीधा पकड़ते हो तो आपको ये 18 बताएगा, लेकिन गलती से आपने इसको सीधा नहीं पकड़ा और थोड़ा सा देखो हल्का सा भी एरिया दिखने में सीधा ही दिख रहा है, लेकिन आपने होल्ड करते हुए इसको हल्का सा स्लैंट पकड़ा, स्लैंट बोले तो टेढ़ा हल्का सा, तो आपके लिक्विड की जो मिनिस्कस है, मतलब लिक्विड की लेवल है, वो थोड़ी सी स्लैंट में ऐसे जाएंगी, राइट। ऐसे सिचुएशन में आपको लगेगा कि लिक्विड की मिनिस्कस यहाँ पे नहीं है तो ऐसी है, और फिर आप लोग लिक्विड का वॉल्यूम ये बाउंड्री तक मेजर करोगे, ये बाउंड्री तक, एंड सपोज ये बाउंड्री आपको आ रही 18.5 ml, बरोबर है। पर एक्चुअल वॉल्यूम कितना था? 18 मिलीलीटर, पर आपने कितना गिना? 18.5। किसकी गलती है? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था क्या? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था क्या? नहीं था। फिर गलती किसकी है? आपकी। तो यानी एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला पर्सन है उसको एक्सपेरिमेंटर बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटर की गलती है कि उसने सही तरीके से, सही टेक्निक से उस मेजरिंग सिलेंडर को पकड़ा नहीं, उसने गलत तरीके से उस मेजरिंग सिलेंडर को पकड़ा। तो यानी कि दिस इज कॉल्ड एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक।
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में आपका परफेक्शन नहीं है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, टेक्निक को हिंदी में बोलते तकनीक, तो उस टेक्निक में आपका सही तरीके से इस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में आपका परफेक्शन नहीं है, आप इम्परफेक्शन हो, मतलब इम्परफेक्ट तरीके से आप उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो और इसलिए ये एरर इंट्रोड्यूस होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि इस एरर को रिकवर कैसे करें या मिनिमाइज कैसे करें। अब इसके लिए हमारा तरीका है कि हम अगली बार उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त सही टेक्निक से या सही तरीके से परफॉर्म करें। यानी कि जैसे कि आपको जो टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उस डेमोन्स्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करके, आपको जिस टीचर ने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उस डेमोन्स्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप उस एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से सही टेक्निक से फॉलो करके परफॉर्म करें। बराबर है। तो ये यानी या तो हो सकता है कि एक आधा बार आपने जो है एक आधा सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है उसका टाइम पीरियड गिनना है, टाइम पीरियड। तो जब तुम्हारा पेंडुलम, ये देखो ये ऐसा पेंडुलम होता है और ये पेंडुलम ऐसा ऑसिलेट करता है, राइट। तो जब ये पेंडुलम आप यहाँ पे होल्ड करके छोड़ देते हो, ऐसे छोड़ देते हो तो वो ऐसा ऑसिलेट करना चालू करता है। तो एट द मोमेंट जब आप पेंडुलम को रिलीज करते हो उसी मोमेंट पे आपको स्टॉप वॉच शुरू करनी है। अगर ये दो इंसिडेंट मैच नहीं हुए तो आपके रिजल्ट में एरर आएगी। तो ये क्या है, तो अगली बार आपने ये कोशिश करना है कि एट द मोमेंट व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज एट द सेम टाइम द स्टॉप वॉच शुड बी स्टार्टेड। व्हेन दिस टू इंसिडेंट विल मैच you will have the perfect and the accurate reading। तो लेकिन अगर ये जनरली हम कितनी भी कोशिश करें चाहे थोड़ी ना थोड़ी हमारा आगे पीछे हो ही जाता है, तो इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, राइट। तो इसको रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिकवर करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त हमारी कहाँ पे गलती हुई थी। We will find the cause of error. We will find the cause of error in this technique and that cause is recovered, right? So this is what the error due to imperfection in the experimental technique. अब तीसरी एरर आती है पर्सनल एरर। तीसरी एरर आती है पर्सनल एरर। इसको क्यों बोलते हैं रे? पर्सनल एरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, पर्सन टू पर्सन। आप बोलेंगे कैसे? तो एक आधा लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है, लाइट का परफॉर्म करने वाला एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो आप लोग एक ऐसा व्हाइट बोर्ड वाला लेते, उसके ऊपर एक व्हाइट पेज लेते, उसको ड्राइंग पिंस को फिक्स करके उस पेज को फिक्स करते, फिर बाद में एक ऐसी लाइन बनाते हैं और यहाँ पर प्रिज्म रखते हुए यहाँ पे 4 पिंस फोकस करते और उस 4 पिंस की इमेज ये साइड से देख के एक आंख बंद करके दूसरे साइड में इमेज देखते। इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू से कि ये सपोज लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है और आपको वहां पर आपकी खुद की विजुअल एबिलिटी, मतलब देखने की एबिलिटी, आईसाइट, यू कैन से आईसाइट और विजुअल एबिलिटी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन अभी हम बोलेंगे कि क्या सबकी आंखों की साइट मतलब विजुअल एबिलिटी अगर ये एक समान तो नहीं रहती ना, किसी को कम दिखता है, किसी को ज़्यादा इन द सेंस बहुत शार्प दिखता है, किसी को कम दिखता है, किसी को धुंधला दिखता है, किसी को ब्लर दिखता है, किसी को स्पेक्स होता है। तो ये डेफिनेटली मैं ऐसा बोलूँगी कि विजुअल एबिलिटी है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो फिर होगा क्या, जो रिजल्ट इसका आएगा पहले वाले का वही रिजल्ट दूसरे का आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकी विजुअल एबिलिटी अलग अलग थी। तो हो सकता है कि जिसका विजन क्लियर नहीं है, जिसको ब्लर दिखता है, जिसको आईसाइट का प्रॉब्लम है, उसका रिजल्ट में एरर थोड़ी बहुत आएंगी। बराबर है। अब वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी आंखें थोड़ी ना बदल सकता है। तो वो एक काम कर सकता है कि एक ही एक्सपेरिमेंट 3-4 बार परफॉर्म करके वो बेटर से बेटर रिजल्ट लाने की कोशिश कर सकता है। तो जैसे कि एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक आधा साउंड वाला एक्सपेरिमेंट है, साउंड वाला एक्सपेरिमेंट में हमारी सुनने की एबिलिटी मतलब हियरिंग एबिलिटी वो शार्प होनी चाहिए। अब सभी को थोड़ी ना शार्प सुनाई देता है, किसी को डल सुनाई देता है, किसी को शार्प सुनाई देता है। तो वहां पर हमें एक रेजोनेंस फेनोमेना को सुनना होता है उस एक्सपेरिमेंट में। अब किसी को शार्प रेजोनेंस सुनाई देता है तो किसी को लगता है कि भाई धुंधली आवाज आती है, ब्लर आवाज या यू कैन से फेंट आवाज आती है। तो उसकी रीडिंग अलग होती है, इसकी रीडिंग अलग होती है। हालांकि वो अपने आप में गलत नहीं था और ना ही ये अपने आप में, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो बोलेंगे कि मैडम हमारी तो हियरिंग एबिलिटी जितनी थी उस हिसाब से तो हमने सुना है,
लेकिन फिर भी दोनों के आंसर मैच नहीं होंगे। ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों की हियरिंग एबिलिटी अलग अलग थी। तो ये जो है पर्सनल एरर, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो इसका सॉल्यूशन इतना ही है कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट को 4-5 बार परफॉर्म करो, 3-4 बार परफॉर्म करके उसकी एवरेज निकालो एंड यू कैन हैव द बेटर रिजल्ट बाय हैविंग दिस। सो दिस इज व्हाट अबाउट ऑल द सिस्टमैटिक एरर। अब लास्ट जो दूसरी टाइप ऑफ एरर आती है वो रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या होती है? लिसन केयरफुली नाउ। रैंडम एरर, even if the lots of precautions are taken, listen carefully now. Random error, even if the lots of precautions are taken, even if your instrument is not faulty, even the experimental technique is perfect, even if the personal error that is not occur, that means the person who is performing the experiment is fit and fine, and still ये होने के बावजूद you will find some error, you will find some error in your result, and that kind of error is called as a random error. तो ये एरर आती कहाँ से है, किस वजह से आती है? तो ये रैंडम एरर आती है बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस या एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो आप बोलेंगे कैसे क्या? अगर एक आधा साउंड वाला एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो और बाहर तेज बारिश हो रही है, तो उस बारिश की आवाज आपके उस साउंड वाले एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन आप कर रहे थे उस आवाज में मिक्स हो जाएंगी, जो आपके हाथ में कंट्रोल करना नहीं है। आप नहीं कर सकते वो कंट्रोल। आप बारिश को रुक जाओ ऐसा नहीं बोल सकते, आपको तो किसी भी हालत में उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। लेकिन बारिश की आवाज आपके साउंड वाले एक्सपेरिमेंट की आवाज में, ऑब्जर्वेशन में मिक्स हो रही थी, जिसके वजह से आपको प्रॉपर या एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो ये जो एरर है इसको बोलेंगे रैंडम एरर। दूसरा, एक आधा लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है और आपको आजू बाजू में ब्राइट उजाले की जरूरत है और उस दिन मौसम ऐसा है कि एकदम अंधेरा आजू बाजू में या डल लाइट आ रहा है, तो जैसे रेनी सीजन में होता है कि ज़्यादा उजाला नहीं मिलता हमें, और ऐसे सिचुएशन में आप अगर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो लाइट वाला, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या बाहर का जो इंटेंसिटी है लाइट की उसको आप ब्राइट कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये आपके हाथ में नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी कि इसके वजह से आपके जो थोड़े बहुत रिजल्ट एक्यूरेट आने से बच जाएंगे, तो वो मैं बोलूँगी कि वो आपके हाथ में कंट्रोल करना, वो आपके हाथ में नहीं है। सो यू कैनॉट कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यू कैनॉट कंट्रोल द वेदर कंडीशंस, यू कैनॉट कंट्रोल द कंडीशंस सराउंडिंग यू। तो ये सब आपके हाथ में नहीं है। इस वजह से जो इस टाइप की एरर आपके रिजल्ट में आती है, मतलब आपने बहुत प्रिकॉशन लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने बहुत परफेक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने फॉर्मूला भी सही लिया, आपने कैलकुलेशन भी सही करे, आपका इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल एक्यूरेट था, इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट में थोड़ी बहुत मैं बोलूँगी 1% या 2% एरर मिलेंगी। वो जो एरर आती है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, और उस एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, अब ये रैंडम एरर को हम कैसे मिनिमाइज करें? फॉर मिनिमाइजिंग द रैंडम एरर यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली। For minimizing the random error, you have to perform the experiment repeatedly, and while performing the experiment repeatedly again and again, and you can find out the average of that, you can find out the statistical average of that corresponding reading, and जो भी average value आपको मिलेगी that will be near about close to accurate reading। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि exactly एक्यूरेट मिलेगा, बट उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि रैंडम एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड completely, but it can be minimized in a small extreme. So this is what about the errors in the measurement. Okay, ठीक है।